हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो में हमने जाना था पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसका संस्थापक कौन था। पुष्यभूति, कैपिटल थानेश्वर। उसके बाद उसी वंश में आता है प्रभाकर वर्मन, जिसका लड़का राज्यवर्मन, हर्षवर्मन लड़की राज्यश्री, जिसकी शादी होती है ग्रहवर्मन से। उसकी हत्या करता है देवगुप्त। देवगुप्त से बदला लेता है राज्यवर्धन। उसकी हत्या करता है गोंडा नरेश शंख। उसको की हत्या करता है हर्षवर्धन। 606 में गद्दी पर बैठता है और 647 तक गद्दी पर बैठा रहता है। हर्षवर्धन के साथ एक युद्ध होता है पुलिकेशन 2 का, जिस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है। यह एकमात्र युद्ध होता है जिसमें हर्षवर्धन हारता है। ये कुछ था हर्षवर्धन के बारे में और पुष्यभूति वंश के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साउथ इंडिया की हिस्ट्री। तो साउथ इंडिया में बहुत से वंश है, अलग अलग वंश, जैसे कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश। अब क्या था, चालुक्य वंश दो थे, एक चालुक्य कल्याणी, एक चालुक्य नागी। तो अब ये बात है साउथ इंडिया की, विंध्याचल पर्वत से नीचे की। तो सबसे नीचे तमिल देश के पास सबसे नीचे आता है, मदुरई नदी से नीचे कौन सा, पांडव वंश। उससे ऊपर कावेरी नदी से लेके पेन्ना नदी तक आता है चोल वंश। फिर कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी के बीच में आता है चालुक्य वंश। और इधर आज के कर्नाटक के आसपास होता है राष्ट्रकूट वंश, जो महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चालुक्य को हरा के आता है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट को हरा के आता है दूसरा चालुक्य कल्याणी वंश। तो अब हम जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। क्या है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु, और उनकी कैपिटल थी कांची। तो पल्लव वंश भी बहुत ही विख्यात वंश रहा है, बहुत ही ज़्यादा सैनिक, ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा था अपनी नेवी के लिए। तो पल्लव वंश 575 से लेके 850 तक रहा था। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के ही समय में एक इसका बहुत ही विख्यात फेमस कवि था, कौन, भारवी। इसकी कैपिटल थी कांची, जो आके आज के तमिलनाडु में है। अब जानते हैं पल्लव वंश के कौन कौन से राजा ने कब कब तक राज किया। तो सबसे पहले आते हैं सिंह विष्णु 600 में। उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन वन, नरसिंह वर्मन 630 से लेके 668 तक। फिर महेंद्र वर्मन टू 668 से लेके 670 तक। परमेश वर्मन 670 से 695। नरसिंह वर्मन टू 695 से 720। परवेश वर्मन टू 720 से लेके 730। नंदीवर्मन 730 से लेके 800। और ये से चलते चलते इनका लास्ट किंग होता है अपराजित वर्मन। इस वंश में हम सिर्फ जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, जिनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। इस वंश में ज़्यादातर ने मनवाए फेमस फेमस मंदिर, जैसे कि कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज मंदिर। तो ये सब जानेंगे किसको कौन सी उपाधि मिली, किसने कौन सा मंदिर बनवाया, किसने कब तक राज किया। तो इसी उपरांत सबसे पहले आता महेंद्र वर्मन, जो कि सिंह विष्णु के बाद कौन बैठता गद्दी पे, महेंद्र वर्मन वन। तो ये तो हमें पता चल गया कि जिसके पीछे वर्मन लगेगा कौन से वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से। तो महेंद्र वर्मन वन, इसके टाइम पे एक फेमस युद्ध हुआ था, किसके साथ, चालुक्य संघर्ष। तो पल्लव वर्सेस चालुक्य। पल्लव की तरफ से कौन था, महेंद्र वर्मन वन। चालुक्य की तरफ से पुलिकेशन टू। हाँ, ये वही पुलिकेशन है जिसने हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन एकमात्र युद्ध हारा था किससे, पुलिकेशन टू से। इस पुलिकेशन टू से ही महेंद्र वर्मन भी हार जाता है। तो इससे ये पता चलता है चालुक्य वंश का पुलिकेशन टू कितना शक्तिशाली योद्धा था, जो युद्ध में भी माहिर था। अब इसको उपाधि कौन कौन सी मिली थी महेंद्र वर्मन को। इसको मिली थी मतला विलास। ये कौन क्यों मिली थी, क्योंकि इसने एक बुक लिखी थी मतला विलास, जो कि एक हास्य ग्रंथ था। इसी बुक के नाम से इसका नाम पड़ता है मतला विलास। विचित्र चित्र, गुणभर, ये सब इसकी उपाधियाँ थी। उसके बाद इसके गद्दी पर बैठता है महेंद्र वर्मन का लड़का नरसिंह वर्मन वन, 630 से लेके 668 तक। अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। अब ये सर्वाधिक शक्तिशाली क्यों था, ये बात चल रही है साउथ इंडिया की। तो ये पहला पल्लव वंश में राजा था नरसिंह वर्मन, जिसने नॉर्थ की तरफ कूच किया था, नॉर्थ इंडिया की तरफ विजय की फराता फहराई थी। अब इसी का फिर युद्ध होता है किसके साथ, पुलिकेशन टू के साथ। ये तीन युद्ध लड़ता है, एक परियाल का युद्ध, दूसरा सुरमार का युद्ध, तीसरा मणिमंगलम का युद्ध। और तीनों युद्ध को कौन जीतता है, नरसिंह वर्मन। देख लो, इसने तीन तीन युद्ध जीते पुलिकेशन टू से। वही पुलिकेशन टू जिसने महेंद्र वर्मन को हराया, हर्षवर्धन को हराया,
अब युद्ध हुआ है, ये जीता है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी निकलेगा। तो पहला रिजल्ट होता है, जो चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी, उस पर ये कब्जा कर लेता है। और अब जीता है तो इसका कुछ ना कुछ उपनाम भी बनेंगे। तो इसका नाम आता है महामल्लम। और बाद में आगे चल के इसी के नाम पे एक नगर भी बसा दिया जाता है, महाबलीपुरम। तो ये थे पल्लव वंश के तीसरे शासक पुलिकेशन टू को हराने वाले नरसिंह वर्मन वन। इसने एक विख्यात मंदिर भी बनवाया था, कौन सा? धर्मराज मंदिर। तो इनका साम्राज्य कहाँ था पल्लव वंश का? तो ये था कावेरी नदी से ऊपर, पेन्नार नदी के नीचे, तमिलनाडु आज के क्षेत्र में। तो नरसिंह वर्मन वन के बाद गद्दी पर बैठता है महेंद्र वर्मन वन का पोता, नरसिंह वर्मन का लड़का महेंद्र वर्मन टू, जो कि 668 से लेके 670 तक मात्र 2 से 3 साल गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसके टाइम पे एक गड़बड़ हो जाती है। जो इसके पिताजी ने जिसको हराया था 3 युद्ध, परियाल का युद्ध, सूरमार का युद्ध, मणिमंगलम का युद्ध, किसको? पुलिकेशन टू को। उसका लड़का विक्रमादित्य वन, जो कि चालुक्य वंश का था, वो इसको हरा देता है और दोबारा अपने चालुक्य वंश दोबारा से स्टार्ट हो जाता है उनका। तो महेंद्र वर्मन टू को कौन हराता है? विक्रमादित्य वन। किसका लड़का था? पुलिकेशन टू को। इसी के जो पिताजी था नरसिंह वर्मन, उसी के टाइम पर चीनी यात्री भी आता है भारत में, कौन सा? हुएंग त्सांग। नरसिंह वर्मन के टाइम पे ही भारत में आया था। अब महेंद्र वर्मन टू ने तो कुछ खास किया नहीं, बस युद्ध हार गया, इसलिए 3 साल में निकलता बना। उसके बाद गद्दी पर बैठता है परमेश वर्मन वन। 670 से लेके 695 तक पूरे 25 साल मौज करता है और आराम से बिना युद्ध किए शांति से अपना टाइम निकाल देता है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है नरसिंह वर्मन टू, जो कि 695 से लेके 720 तक गद्दी पर बैठता है। अब जैसे कि नरसिंह वर्मन वन ने बहुत महान काम किए थे, बहुत युद्ध जीते थे, उसका बहुत नाम था, तो ऐसे ही नरसिंह वर्मन टू भी ज़्यादा लंबा अच्छा काम करता है, क्योंकि अब तो ज़्यादा एरिया में तो इनका फैल चुका है। तो अब क्या काम करेंगे? कला में ध्यान देंगे, साहित्य में ध्यान देंगे। तो ये भी पूरे 25 साल 695 से 720 तक गद्दी पर बैठता है। लेकिन एक बहुत ही आज का विख्यात मंदिर जिसका इसने निर्माण करवाया था कांची में, कांची क्या थी? इनकी कैपिटल, कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर, जिसको आज हम राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये एक और मंदिर बनवाए थे इसने, ऐराश्वेश्वर मंदिर। तो 2 मंदिर हो गए, कौन कौन से? कैलाशनाथ मंदिर, ऐराश्वेश्वर मंदिर। और एक और मंदिर बनवाया था सौर मंदिर महाबलीपुरम में। तो तीन मंदिर आज के फेमस मंदिर किसने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन टू ने, जिसने 25 साल 695 से 720 तक राज किया था। उसके बाद 7वें नंबर पर गद्दी पर बैठता है परवेश वर्मन टू, 720 से लेके 730 तक। तो जितने भी वर्मन है कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के। तो अब इसके टाइम पे क्या हुआ? 10 साल ही रहा है। तो जो विक्रमादित्य वन था, पुलिकेशन टू का लड़का, अब वो उसने तो हराया था महेंद्र वर्मन टू को। तब वो क्या करता है? संधि करता है इसके साथ। लेकिन ये क्या करता है? संधि से मना कर देता है परवेश वर्मन। तो बाद में इसकी विक्रमादित्य टू हत्या कर देता है। विक्रमादित्य टू कौन था? विक्रमादित्य वन का लड़का। विक्रमादित्य वन कौन था? पुलिकेशन टू का लड़का। ये सब है चालुक्य वंश में, इन सब के बारे में जानेंगे चालुक्य वंश में। तो प्रवेश वर्मन के बारे में बस यही 1-2 लाइन थी। उसके बाद में 8वें नंबर पर गद्दी पर बैठता है नंदी वर्मन, 730 से लेके 800 तक। ये बहुत लंबे समय तक गद्दी पर बैठा था। लेकिन इसके टाइम में क्या हुआ था? ग्रह युद्ध छिड़ गए थे। ये सब ग्रह युद्ध पढ़ते हैं जभी तो इनकी दूसरी पीढ़ी जो चलती आ रही थी, किसके टाइम से? सिंह विष्णु का भाई था भीम, उसी का वंश से था ये, इसीलिए इनका वंश खत्म होता है सिंह विष्णु का भीम वंश से। लेकिन पल्लव वंश के ही दूसरी लाइन भीम वंश से नंदीवर्मन गद्दी पर बैठा 730 में, जिसने 800 तक राज किया। इसने क्या काम किया था? इसने कांची को मुक्त कराया था। किससे? विक्रमादित्य टू से, जिसने कि प्रवेश वर्मन को मारकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो उसको छुड़ाया किसने? नंदी वर्मन ने। इसीलिए भीमवंश का भी टाइम चल गया। अब इसने कौन कौन से मंदिर बनवाए? कांची में ही मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ मंदिर, मेरुमाला में, इस किसने बनवाए? सब नंदी वर्मन ने। तो पल्लव वंश ने मंदिर बहुत बनवाए साउथ के टाइम पे। तो इसी के बाद इनका सबसे लास्ट जो गद्दी पर बैठता है वो होता है अपराजित वर्मन। नाम तो है अपराजित, जैसे कि
कोई इसे जीत ही नहीं सकता। लेकिन ये अपने वंश का लास्ट राजा होता है, पल्लव वंश का अपराजित वर्मन। तो ये था छोटा सा 575 से लेके 850 तक कैसे पल्लव वंश ने साउथ इंडिया पे राज किया। अब जानते हैं दूसरा वंश कौन सा, चोल वंश। इन वंश में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज जान रहे हैं। तो चोल वंश कौन से धर्म का ये था, शैव धर्म। जैसे कि हमें पता है नॉर्थ इंडिया में कौन सी श्रेणी थी, द्रविड़ श्रेणी। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयपाल, जिसको नरकेसरी के भी नाम से जानते थे। तो ये गद्दी पर कर बैठा 850 में। तो 850 में कौन सा वंश खत्म हुआ था, पल वंश। अब होता है चोल वंश शुरू। ये उसी लोकेशन पे आज के साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है। इसी को बोलते हैं नरकेसरी, विजयाल या फिर विजयपाल। इसकी कैपिटल थी तंजौर या फिर तांजय, तंजौर या फिर तांजय। बाद में इसको उस समय के लिए कांचीपुरम भी राजधानी रही थी, लेकिन इसकी राजधानी की बात आई तो कौन सी थी, तंजौर। तो इसके कौन कौन से राजा थे, विजयाल। उसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका लड़का आदित्य 875 से लेके 907 तक। उसके बाद आता है प्राणंत 907 से लेके 53 तक। गांडेय आदित्य 953 से लेके 56 तक। परादंक 2 956 से लेके 985 तक। फिर उसके बाद आता है राजा राम वन 985 से लेके 1014 तक। उसके बाद आता है राजेंद्र चोल 1014 से लेके 1044 तक। तो ये सब किसके बारे में चल रहा है, चोल वंश के बारे में। तो मोहम्मद गौरी भी किसके टाइम पे आया था भारत, राजा राम वन के बारे में। तो आप जानते हैं चोल वंश का दूसरा राजा आदित्य वन, जो कि 875 से लेके 907 तक गद्दी पर बैठा था। इसको कौन सी उपाधि मिली थी, इसको मिली थी कोदंडया राम की उपाधि। क्यों, क्योंकि इसने स्वतंत्र राज्य का घोषित कर दिया था चोल वंश को, और पल्लव वंश को धूल चटाई थी। बस, और इसके बारे में इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका लड़का प्रानंद वन 907 से लेके 953 तक। इसने अच्छा खासा राज किया, कितने साल, 46 साल। इसको एक उपनाम भी था जिसको उपाधि दी गई थी, उसको बोलते थे मुद्रकोंड। इसके टाइम पे एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं तक्कोमलम का युद्ध। ये किस किस वंश के बीच में था, राष्ट्रकूट वर्सेस चोल। चोल की तरफ से परानंद वन, राष्ट्रकूट की तरफ से कृष्णा थ्री। ये कृष्णा थ्री इसको जीत जाता है। तो कौन सा वंश जीतता है, राष्ट्रकूट वंश। चोल वंश हार जाता है, परानंद की वन इस युद्ध को हार जाता है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी जान रहे हैं, इनमें कोई इतना कुछ खास नहीं था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है गांडेय आदित्य, जो कि 953 से लेके 56 तक 3 साल राज करता है। उसके बाद आता है परानंद टू, जो कि 956 से लेके 985 तक गद्दी पर बैठता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है राजा राम वन, कब से कब तक, 985 से लेके 1014 तक, पूरे 29 साल। अब इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे। इसी के टाइम पे 1200 से ज़्यादा द्वीप पर कब्जा कर लिया था। 1200 से ज़्यादा द्वीप कौन कौन से, कुछ तो अपने लक्षद्वीप इधर के, कुछ इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, लक्षद्वीप, इधर वाले सारे कब्जे, इधर बहुत से लंबे दूर तक के एरिया में इसने कब्जा किया था। उसी के टाइम पे इसी को बोलते हैं सबसे बेस्ट नेवी किसके टाइम पे थी, राजा राम वन के टाइम पे सबसे बेस्ट नेवी थी। इसी ने चोल अभिलेखों की भी शुरुआत की थी। इसने एक मंदिर भी बनवाया था। कौन सा मंदिर, एक शिव मंदिर है तंजौर में जिसको जानते हैं राजा राजेश्वर के नाम से। तो जैसे ही हम साउथ की बात करें तो साउथ में कौन सी द्रविड़ शैली थी, द्रविड़ शैली। इसी को गंगा का विक्टर नाम से भी जानते थे। गंगा का विक्टर क्यों, क्योंकि उस समय ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी को देखने के लिए आया था, उसको प्रणाम करने के लिए आया था। देख लो कितनी फेमस है गंगा नदी। उस समय जब फ़ोन वगैरह नहीं थे तब भी साउथ इंडिया के लोग गंगा नदी के बारे में जानते थे, दर्शन करने के लिए आते थे, इतनी पवित्र थी गंगा नदी। और इसके बाद गद्दी पर बैठता है राजेंद्र चोल या फिर राजेंद्र वर्ण। अब इस पे इतना जोर क्यों जा, ये बैठता है 1014 से लेके 1044 तक। तो ये तो हमें पता चल गया कि गजनी किसके टाइम पे आया था, राजा रामवन, और दूसरा राजेंद्र चोल। इन दोनों का ये कौन थे, गजनी के समकालीन। इस राजेंद्र वन के टाइम पे सार्वजनिक विस्तार होता है चोल वंश का। इसके बाद तो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, और सब सार्वजनिक विस्तार हुआ है तो इसीलिए को बोलते हैं चोल वंश का स्वर्ण काल।
इसी के चलते इसको एक उपाधि भी मिली थी, गंगकोंड चोल की उपाधि किसको मिली थी? राजेंद्र चोल को या फिर राजेंद्र वन को। गंगकोंड चोल की उपाधि इसको क्यों मिली थी? तो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था इसने, इसीलिए इसको ये उपाधि मिली थी। बाद में चल के इसने चोलगंगम नामक तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो ये थे राजेंद्र वन। ऐसे चलते चलते, लेकिन इनके टाइम पे एक खास बात थी, ये टैक्स कितना लेते थे? तो ये भूमि कर लेते थे 1/3 हिस्सा, कृषि का 1/3 हिस्सा ये टैक्स के रूप में लेते थे। इसीलिए इस चोल वंश का भी लास्ट राजा होता है चलते चलते राजेंद्र 3। उसके बाद में चोल वंश का भी समाप्त हो जाता है। तो आज हमने जाना पल्ल वंश और चोल वंश के बारे में। अब नेक्स्ट हम जानेंगे राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश। चालुक्य कौन से? वातापी और कल्याणी, दोनों चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू।